नरेश मीणा जी की थप्पड़ की गूंज पूरे देश में रही। उसके पास ऐसे कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। मेरे कई मित्रों की है, हनुमान बेनीवाल जी की भी है, और मैं प्रबल पक्षधर हूँ कि छात्र संघ के चुनाव निश्चित तौर पर होने चाहिए। 100 दोषियों के बीच में एक निर्दोष को सजा क्यों? और दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो निजी अंगरक्षक है, परीक्षा रद्द होने का अगर मौका था तो तब था। उस समय इन्हीं परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा अगर आयोजित हो जाती और सरकार का निर्णय उचित है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, वो मगरमच्छ अपने आप चलते चलते अपने ही जाल में आकर फंस जाएंगे। यह समय आते रहते हुए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो अपना जन आधार खो चुकी है, कभी वो ईवीएम पर निशाना लगाती है। ये सवाल अगर मुख्यमंत्री जी से आप करो तो उचित होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सर जुड़े हैं। सर, तमाम कुछ ऐसी राजनीति में हलचल अभी भी चल रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मन में बहुत ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं इन मुद्दों को लेकर। सबसे पहले हम बात करें कि हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, छात्र संघ चुनाव का जिक्र उसमें हुआ था कि छात्र संघ चुनाव पूर्व सरकार ने बंद किए थे और अब जो छात्र हैं और जो छात्र नेता हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पर आ चुके हैं इसको लेकर कि छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू हों। तो इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और एक्शन अगर लेती है तो आगे क्या प्रतिक्रिया है? लिंगोदय समिति की रिपोर्ट जब आई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में लागू हुई, छात्र संघ के चुनाव में उम्मीदवार से लेकर अन्य कई अहर्ताएं तय कर दी गई थी। उसके कारण से छात्र संघ के चुनाव एक बार बाधित हुए थे, फिर प्रारंभ हुए। गहलोत साहब ने जब तक उनके उम्मीदवार के जीतने के आसार थे तब तक चुनाव जारी रखे, फिर चुनाव को बंद कर दिया। वर्तमान के अंदर जिस स्थिति के अंदर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों की परीक्षा की सन्निकटता देखते हुए, थोड़ी सी आने वाले ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार को निश्चित तौर पर अड़चन आई होगी, जिसके कारण से सरकार इस बात को कर रही है। पर सरकार के पक्ष के रहते हुए भी मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि ये राजनीति की प्रजातंत्र की फुलवारी है। मेरे सहित कई दर्जन नेता इन्हीं छात्र संघों के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आए हैं। छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मैंने शिक्षा मंत्री जी को भी कहा, और मैं प्रबल पक्षधर हूँ कि छात्र संघ के चुनाव निश्चित तौर पर होने चाहिए। जी सर, जब हम छात्र नेताओं से जुड़ते हैं और कई तमाम जो छात्र हैं इनसे जुड़ते हैं, जब वो समर्थन मतलब जो प्रदर्शन करते हैं कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में और तमाम जगहों पर, तो उनका कहना यही है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। राजनीति में आप इतना बड़ा नाम कमा चुके हैं और आप भी छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, इसलिए आपका सपोर्ट उनके साथ है और इसीलिए वो भी चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने और छात्र संघ चुनाव हो। अब हम बात करें एसआई भर्ती की, उसको लेकर हम देखें तो शहीद स्मारक पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। पूर्व में कई बड़े नेता इस आंदोलन में उनके साथ जुड़े हैं और अभी हाल ही में हम देखें तो जैसा कि आपने अभी हाल ही में कहा था कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से चुप है, किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं ले रही है। विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी जो विधायक हैं कांग्रेस सरकार के वो मुख्य तौर पर आते नहीं हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर अभी विपक्ष का काम कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, जो यहाँ पर भी धरने पर बैठे हैं। और पूरी राजनीति में हम देखें तो आपके मतलब बीजेपी के अगेंस्ट में अगर कोई मूल रूप से खड़ा है तो हनुमान बेनीवाल है। इनके लिए आप क्या कहेंगे? हनुमान जी की अपनी एक राजनीतिक दल है, वो कई मुद्दों पर अपनी बात को कहते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जहाँ तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती का सवाल है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता हो सकती है, पर मेरी एक मान्यता है कि 100 दोषियों के बीच में एक निर्दोष को सजा क्यों? आज परीक्षाएं हुई, परीक्षा के अंदर जिन्होंने अनफेयर मीन्स यूज किए वो जेल के सलाखों के पीछे है, परंतु कई वर्षों की मेहनत के पश्चात जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ परीक्षा दी और जो उत्तीर्ण हुए, वो उसका दंड क्यों भोगे? इस बात का सवाल खड़ा किया गया था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। परीक्षा रद्द होती तो बहुत से लोग ऐसे जो अलग अलग नौकरियों को छोड़कर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में शामिल हुए और उनका सिलेक्शन हुआ, आज वो कहीं के नहीं रहते, ना घर के ना घाट के। मैं समझता हूँ कि न्यायालय का निर्णय और सरकार का निर्णय उचित है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए और इस परीक्षा के अंदर जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
परीक्षा रद्द होने का अगर मौका था तो तब था जब प्रारंभिक तौर पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस समय इन्हीं परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा अगर आयोजित हो जाती तो शायद उस समय सबको न्याय मिल जाता, परंतु अब पुल के नीचे से इतना पानी निकलने के पश्चात ये मांग करना ये उचित नहीं। जी सर, इसी मुद्दे से जुड़ा दूसरा सवाल है कि ये बात कहें कि मछली और मगरमच्छ वाली बात थी, एसआई भर्ती में तमाम मछलियाँ 122 अभ्यर्थी ऐसे पकड़े जा चुके हैं जो इलीगल तरीके से एग्ज़ाम देते पकड़े गए या उनकी जगह कोई डमी कैंडिडेट बैठा था, और तमाम कई गतिविधियों के कारण 122 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जो मगरमच्छ कहा जा रहा है कि जो मुख्य तौर पर जिनकी वजह से ये घोटाला हो रहा है एसआई भर्ती के नाम पर, उन मगरमच्छों को पकड़ने में क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि तमाम ऐसे प्रूफ्स सामने हैं, सरकार के पास भी है, न्यायालय में भी है, तो ये मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़ा रहे? देखिए, आपने देखा होगा पहली बार लोक सेवा आयोग के सदस्य तक जेल में गए। पहली बार जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी संपत्तियां जब्त की गई। और दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो निजी अंगरक्षक है वो गिरफ्तार होते हैं तो लगता है कि दाल में काला नहीं, कांग्रेस में दाल ही पूरी काली थी। जांच चल रही है, निश्चित तौर पर वो लोग बेनकाब होने चाहिए जो गारंटेड पेपर के नाम पर अलग अलग कोचिंग सेंटरों को पहले पेपर पहुंचाया करते थे, गारंटेड बैच की बात किया करते थे। ये इस प्रकार की बातें हैं जिन पर मैं समझता हूँ जितनी कार्रवाई की जाए उतनी कम हो। परंतु आपने देखा होगा भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में इस ओर कितने कदम उठे। फर्जी डिग्रियों की का कारखाना बन गई थी 2 यूनिवर्सिटीज़, उन फर्जी डिग्रियों वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और इस प्रकार पेपर लीक करने वाले पर कार्रवाई हुई। पर उसके साथ ही बिना नेट बंद किए हुए परीक्षाएं जिस प्रकार की हुई भजनलाल जी के समय में सारी सूचिता से हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जिन मगरमच्छों की बात कही, आज नहीं तो कल वो मगरमच्छ अपने आप चलते चलते अपने ही जाल में आकर फंस जाएंगे। ये समय आते रहते हुए मैं आपको बता दूंगा। जी, और सर जो बात न्यायालय के तौर पर की जाती है कि अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें अगर 1000 अभ्यर्थी बैठे हैं और अधिकतर जो रेशो होता है वो उन बच्चों का आ जाए जो इलीगल तरीके से बैठे हैं या ऐसा कुछ, तो जो अभ्यर्थी अभी पकड़े जा रहे हैं इनका रेशो अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या संभावना है कि एग्ज़ाम रद्द होगा? देखिए, एक लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ा होगा, उसकी पहली थ्योरी ये है कि अपराधियों को पकड़ा जाए पर अपराधियों के साथ एक भी निर्दोष व्यक्ति कानून की बलवेदी पर नहीं चढ़े। इसलिए जो बात आपने उठाई कि उनकी संख्या अनुपातिक दृष्टि से ज़्यादा हो सकती है, इस आधार पर परीक्षा रद्द करना एक कारण नहीं है। अगर परीक्षा रद्द करते हो और मैं बड़ी ईमानदारी से परीक्षा देता हूँ तो मुझे सज़ा किस बात की? सिस्टम में खोट हो, सिस्टम किसी चीज़ को करा नहीं पाए तो उसका दोषारोपण एक व्यक्ति पर भी क्यों? ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। मुझसे भी इतर राय मेरे कई मित्रों की है, हनुमान बेनीवाल जी की भी है, पर मेरी राय जो मैं है वो मैंने आपको बताई। सर और आगे बढ़े और हम बात करें नरेश मीणा की। हाल ही में जो समरावता थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद सभी को ये लगा था कि शायद सरकार की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, और फिर जब वो बाहर आए तो उनका साफ कहना था कि मैं तो मुख्यमंत्री जी की वजह से आज बाहर आ पाया हूँ। तब सभी का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया था कि सरकार साथ है नरेश मीणा के। बाद में 2 चीज़ें उठी कि क्या अब नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि अभी जब वापस से वो जेल में गए हैं झालावाड़ प्रकरण में, जो भी उन्होंने बताया कि सरकार के काम में बाधित करने की वजह से वो जेल में जा चुके हैं, तो अब क्या सरकार जो ये षड्यंत्र वाला जो आरोप उनके समर्थक लगा रहे हैं ये किस हद तक सही और गलत है? देखिए, राजनीति के अंदर एक बड़ी झीनी सी लक्ष्मण रेखा है, वो है जनप्रतिनिधि बनने वाले और बनने की आकांक्षा रखने वाले लोगों के व्यवहार की। अगर हम चुनाव की मशीनरी पर किसी प्रकार का बल इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से हम लोकतंत्र को छोटा करने का काम करते हैं। नरेश मीणा जी की थप्पड़ की गूंज पूरे देश में रही और उसके बाद उनको बड़े लंबे अंतराल के बाद जमानत मिली, और जमानत में आपको अच्छी तरह पता है कि सरकार वर्सेस मामला चलता है। इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी का नाम लिया मुझे उसका मालूम नहीं, पर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के लोगों को परिचय देने वाले, उनका जहाँ तक मैंने देखा उनका स्वभाव इस प्रकार का नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति का ये कह देना, किसी आरोपी का ये कह देना कि मुझे तो उनका समर्थन प्राप्त है, ये तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। उसके पास ऐसे कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही, और अगर वो बात सही होती
तो आज दोबारा वो जेल के सींग के पीछे नहीं होते। इसलिए ये कतिपय लोग इस प्रकार का प्रचार करके उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जी। और सर, जो वोट चोरी का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, उसके बाद अब राज्य स्तर पर भी कई तमाम ऐसे विधायक और नेता हैं जिनका कहना है कि उनके क्षेत्र में भी अगर वो कम वोटों से हारे हैं, तब ये कहना है कि शायद वोट चोरी का मामला राज्य स्तर पर भी रहा है, इस वजह से हम हार गए। कर्नाटका में, तेलंगाना में और इन सब जगह पर जहाँ कांग्रेस भारी पड़ रही थी, कई जगह सरकार बना रही थी, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में जीत रहे थे, प्रियंका गांधी उपचुनाव के अंदर जीत रही थी, तब वोट चोरी नहीं था। कांग्रेस जो अपना जन आधार खो चुकी है, कभी वो ईवीएम पर निशाना लगाती है और कभी चुनाव आयोग पर टिप्पणी करती है और कभी अब वोट चोरी की बात करते हैं। आज मैं राजधानी में रह रहा हूँ और मेरा मूल रूप से मेरा वोट मेरे गांव के अंदर है, तो मेरे गांव और मेरे राजधानी दोनों वोट रहें और उसमें से एक वोट कट जाए तो वोट चोरी हो गया। आज जो लोग पूरी गणना में जो लोग नदार्द मिले या जो लोग ईश्वर के पास पहुंच गए, उनका वोट कटे तो वोट चोरी हो गया। मैं समझता हूं किस वक्त चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ, कौन से चुनाव में नहीं हुआ, अभी चुनाव आएंगे स्थानीय निकाय को, उसमें भी होगा। इसलिए इस प्रकार का बात कह के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अपना जन आधार खो चुकी है। अटक से कटक से तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सरकार हमेशा बनाने का में सक्षम जो पार्टी थी, आज दूरबीन से दिखाई नहीं दे रही। इसलिए इस प्रकार की नौटंकी करके वो जन आधार अपना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता है, ये सब जानती है। जी। और सर, जैसे आपने बात करी चुनाव की, अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रतिक्रिया है, जो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है सरकार, उस पर आगे क्या कुछ एक्शन रहने वाला है? देखिए, इस पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, पूरे देश में डिबेट चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को लेकर जनता के बीच में जा रही है। एक मुल्क नहीं, कई मुल्कों में एक ही समय में सारे चुनाव होते हैं। आप आचार संहिता के कारण से किस प्रकार का विकास बाधित होता है, किस प्रकार लोकतांत्रिक रूप से जो जहाँ शक्तियाँ जिन उपयोग करने का जो अधिकार है वो हीन होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये समय की मांग है वन इलेक्शन वन नेशन की। और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कही है, सारे इलेक्शनों को सिंक्रोनाइज करके एक जगह करने की बात की है। कितना धन खर्च होता है, कितना पुलिस बल लगता है, कितनी प्रशासनिक ढांचा लगता है, ये सब आप सबको मालूम है। इसलिए आज जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन प्रासंगिक तौर पर ठीक है। जी। और अब हम बात करें कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ की, तो जो भी अभी हम बात करें कि 30 सीट्स होती है, 30 मंत्री होते हैं मिनिस्ट्रीज़ में, तो चॉइस अभी है हाल ही में राजस्थान में 6 की सीट खाली है। तो क्या और लोग ऐड होंगे या फिर जो ऑलरेडी है इनमें कोई उलटफेर होगा? ये सवाल अगर मुख्यमंत्री जी से आप करो तो उचित होगा। जी। उन्हीं का ये लोकतांत्रिक अधिकार उन्हीं के पास दिया है, इसलिए इस मामले में मैं कोई टिप्पणी करने का आधिकारिक तौर पर मैं टिप्पणी कर नहीं सकता। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे वो जवाब तमाम उन प्रश्नों के जो आपके मन में हैं और हमने उनका बखूबी सर से पूछकर आपको जवाब दिया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।